चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। एकदम सही कहा आपने। अगर हम बिल्कुल शुरुआत से देखें तो कहानी उत्तराखंड के सतोपंथ ग्लेशियर से शुरू होती है, जहां से विष्णु गंगा निकलती है। राइट। हाँ, विष्णु गंगा। और फिर थोड़ा आगे जाकर ये धौली गंगा से मिल जाती है। जिस जगह पर ये मिलती हैं उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। और इसी विष्णु प्रयाग में मिलने के बाद इस जलधारा को नया नाम मिलता है, अलकनंदा। हाँ, अलकनंदा। ये वही नदी है जिसके किनारे हमारा प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम बसा हुआ है। अच्छा, तो मतलब जिसे हम एकदम शुरुआत समझ रहे थे वो असल में अलकनंदा है। हाँ, और ये अलकनंदा आगे अकेली नहीं बहती, आगे बढ़ती है। इसमें कई नदियां जुड़ती हैं। जैसे नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी का संगम होता है, और फिर थोड़ा ही आगे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है। फिर रुद्रप्रयाग भी आता है, जहाँ केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी भी अलकनंदा में मिल जाती है। बिल्कुल, ये पूरा एक प्राकृतिक तंत्र है जो कड़ियों की तरह जुड़ता चला जाता है। लेकिन इस पूरी यात्रा में जो सबसे बड़ा बदलाव आता है ना, वो देवप्रयाग में होता है। मतलब अब तक तो हम सिर्फ अलकनंदा की बात कर रहे थे। एकदम, देवप्रयाग ही वो जगह है जहाँ अलकनंदा का संगम गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी से होता है। और फाइनली इन दोनों के मिलने के बाद जो विशाल जलधारा बनती है उसे पहली बार गंगा का नाम दिया जाता है। हाँ, और फिर पहाड़ों का ये तेज रफ्तार वाला सफर तय करने के बाद हरिद्वार वो जगह है जहाँ गंगा पहली बार मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। पहाड़ों से उतरते ही इसका उग्र रूप शांत हो जाता है और बहाव बहुत चौड़ा हो जाता है। सही कहा। और मैदानों के इसी सफर में यमुना नदी तंत्र की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हाँ, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर यमुना जब आगे बढ़ती है, ये सिर्फ पानी नहीं ला रही, ये इतिहास समेटे हुए है। बिल्कुल, इसके सफर में पहले टोंस नदी मिलती है और फिर हिंडन नदी। हिंडन नदी के किनारे ही तो सिंधु घाटी सभ्यता का वो सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर स्थित है ना, मेरठ में। हाँ, एकदम सही। इसके अलावा चंबल नदी भी यमुना में मिलती है, जिस पर गांधी सागर और राणा प्रताप सागर जैसे बड़े डैम बने हुए हैं। और एक और नदी है बेतवा। हाँ, बेतवा का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। बेतवा नदी के किनारे सांची का बौद्ध स्तूप और भीमबेटका जैसी विश्व धरोहरें मौजूद हैं। और ये पूरी ऐतिहासिक और विशाल यमुना अंततः प्रयागराज में जाकर गंगा में समा जाती है। तो पहाड़ों से लेकर प्रयागराज तक इसने इतना पानी और इतिहास समेट लिया। लेकिन जब ये आगे बिहार की तरफ बढ़ती है तो वहां इसका स्वरूप कैसा हो जाता है? बिहार पहुंचते पहुंचते तो ये नदी एक महासागर जैसी दिखने लगती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली सोन नदी इसमें मिलती है, और नेपाल से आने वाली गंडक नदी भी, जिसके किनारे वाल्मीकि नेशनल पार्क स्थित है। और सबसे अहम वो नदी जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, कोसी नदी। उफ, वो कोसी नदी जो अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए इतनी कुख्यात है कि उसे बिहार का शोक कहा जाता है। और इसके बाद ये विशाल जलधारा पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का में ये बड़ा रूप ले चुकी गंगा दो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा दक्षिण की तरफ जाती है, राइट। हाँ, जिसे हुगली नदी कहते हैं। हमारा ऐतिहासिक कोलकाता शहर इसी हुगली के किनारे बसा है। और जो दूसरी मुख्य धारा है वो पद्मा का नाम लेकर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में पद्मा का सफर और भी भव्य हो जाता है। वहां ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है, जिसे वहां जमुना कहा जाता है। फिर आगे चलकर इसमें मेघना नदी भी जुड़ जाती है। सही। और यही विशाल संयुक्त जलधारा जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा। ये पूरी पृथ्वी के सबसे अनोखे और समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। हिमालय के एकदम शुद्ध ग्लेशियरों से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी तक का ये सफर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है।